गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी लोग। देखिए मुझे पता फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी यहाँ पर, लेकिन आपका मन नहीं होगा पढ़ाई करने का, क्योंकि अभी छत पे तो मतलब पतंग उड़ रही थी उस टाइम पे, कुछ टाइम पहले। लेकिन आपको तो क्या करना है बेटा, आपको पढ़ाई करनी है अभी, है ना। अगर मन चले तो थोड़ा बहुत देर मतलब कुछ टाइम के लिए आप क्या करेंगे, पतंग उड़ा ले। लेकिन मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि आप पढ़ाई करें, ठीक है ना। आज आप हम देखेंगे, क्या देखेंगे आज हम, जो आपका एग्जाम हुआ था 25 सितंबर 2021 में, आपका जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसकी आज तीसरी क्लास है। और हम कोशिश करेंगे कि मतलब आज की क्लास में आपके पूरा पेपर सॉल्व करवा दें आपका, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन तो वो क्या आपका, तो वो है आपका रिजल्ट कम व्हेन एक्सक्यूजेस लीव। जब एक्सक्यूजेस आपके खत्म हो जाएंगे तभी आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि मतलब आज हमारा मन नहीं था पढ़ाई करने का तो हमने पढ़ाई नहीं की। हमने रीजन क्या दिया, रीजन हमने दे दिया कि मतलब आज हमारी तबीयत खराब है, जबकि तबीयत हमारी सही थी, है ना। तो एक्सक्यूजेस मत दीजिए, बस काम कीजिए। जब आप काम करेंगे तभी आपके पास में रिजल्ट आएगा। और सच्चाई तो यही है कि दुनिया वाले रिजल्ट देखते हैं आपका, ये कोई नहीं जानता कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितने एफर्ट्स लगाए, है ना। अगर रिजल्ट आपके फेवर में है तो इसका मतलब है कि आपने काम किया हुआ है, और रिजल्ट अगर आपके अपोजिट है तो इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया हुआ है। तो बस काम करते रहिए और एक दिन रिजल्ट भी आपके फेवर में आ ही जाएगा। तो चलिए, आज आपका है डिसिप्लिन थर्ड है आपका, ठीक है ना बेटा। चलिए, सबसे पहला सवाल आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि 0.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, आपको निकालनी है कि मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो अपना नाइट्रोजन गैस का जो 0.7 मोल है, अणु के मोल से द्रव्यमान पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा आपसे, तो आपसे पूछा गया है कि जो अणु के मॉलिक्यूल्स हैं उसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए, जैसा आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है किसका, नाइट्रोजन का बेटा, वो कितना होता है, वो आपका होता है 7 होता है ना। सबको पता है क्या होता है बेटा, 7 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है इसका बताइए। एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या, परमाणु भार क्या होता है इसका, वो होता है 14, है ना बेटा। क्या होता है, 14 ग्राम पर मोल होता है इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पे कितने बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटा आपके, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के, तो वो हैं 2, है ना बेटा। कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2 एटम्स हैं आपके। तो यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा बताइए। तो इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा N2 का आपका, तो 14 × 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 एकम 2, यानी कि इसका हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। इसका क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक मास हो जाएगा आपका इसका, है ना। अब देखिए, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हमारे पास में बताइए। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा, वो कितने दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं आपके, कितने दिए गए हैं देखिए, तो वो दिए गए हैं 0.7 मोल। कितना दिया गया आपका, 0.7 मोल आपका दिया हुआ है आपका, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, जो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं देखिए। देखिए, इसका होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है कि N इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या होता है बेटा आपका, तो अपन होता है मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर इसकी हिंदी में बात की जाए बेटा तो क्या होगा इसका बताइए। देखिए, जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ मास, यानी कि जो भार होता है वो आपका, ठीक है ना। और मोलर मास कितना होगा आपका उस सब्सटेंस का, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर एन दिया हुआ हमको, कितना दिया हुआ आपका, तो ये आपका 0.7 दिया हुआ है। और मास ऑफ सब्सटेंस कितना बेटा बताइए। तो मास ऑफ सब्सटेंस हमको निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस हमको निकालना है यहाँ पर, है ना। अपान में कितना हो जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस कितना है बेटा आपका बताइए, तो वो है आपका 28 है आपका, है ना।
ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा आपका, गुणाम हो जाएगा आपका 0.7 इंटू 28, कितना हो गया बेटा बताइए आपका। तो ये हो गया आपका कितना बेटा, तो ये आपका हो गया 19.6 आपका ग्राम आपका हो गया आपका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। देखिए मुझे पता है कि इसको ना काफ़ी टाइम लिया हमने समझाने में, लेकिन अगर आप ये खुद करते तो आप फटाफट इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते और आपका आंसर आ जाता चुटकियों में, है ना। चीज़ें टफ नहीं थी, बस ये था कि समझाना था आपको, इसीलिए थोड़ा सा टफ बना दिया हमने। चलिए सिंपल क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा आपसे कि व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज इफ द टारगेट ऑर्गन इज लंग्स। किसकी बात हो रही बेटा, लंग्स को कौन सी बीमारी आपको करती है बताइए। यदि लक्षित अंग कौन सा फेफड़े हैं तो रोग का कारण क्या होगा बताइए। हमारे पास ऑप्शन है फिट और अनकॉन्शियस ओनली, केवल दौरे या बेहोशी। ऑप्शन बी है कफ एंड ब्रीथलेसनेस यानी कि खांसी और श्वसनाभाव, कम श्वास लाना, है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में हेडेक यानी कि केवल सिर दर्द। ऑप्शन डी हमारे पास में जॉइंटिस यानी कि पीलिया। तो देखिए अगर लंग्स की बात हो रही है तो यहाँ पे किसकी बात होगी बेटा, तो यहाँ पे बात होगी कफ और ब्रेथलेसनेस की, यानी कि आपको सांस लेने में क्या हो रही प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं आपको। तो क्या हो जाएगा आपका खांसी और कम श्वास आना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, मुझे पता था आप लोगों को ने कर दिया होगा फटाफट। देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। देखिए एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स आर असाइंड अ रिलेटिव एटॉमिक मास डैश, आगे क्या बोल रहा है, एंड द रिलेटिव मासेस ऑफ ऑल एटम्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंपैरिजन विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। अब यहाँ पे क्या बोला गया आपसे कि कार्बन 12 जो है आपका समस्थानिकों के परमाणु को सापेक्ष परमाणु भार गैस परमाणु के भार के साथ तुलना करके प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना, दिया जाता है, तथा अन्य सभी परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 है आपका। क्या बोला बेटा आपने बताइए। देखिए जो चैप्टर क्लास 9th का एनसीईआरटी का है ना, कौन सा बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये दिया हुआ पैराग्राफ दिया हुआ आपके एग्जाम मतलब उसमें एनसीईआरटी में। तो उसमें क्या दिया है देखिए पहले सॉरी कि इन 1961 आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया आपसे, ठीक है ना। इन 1961 में क्या हुआ था देखिए, अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, क्या किया था बेटा, एटीएम, इससे हम मतलब कि एएमटी के नाम से जानते हैं, किसका नाम जानते हैं बेटा आपका, एएमयू के नाम से जानते हैं, है ना। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो थी उसने ये एक्सेप्ट की थी, क्या किया था कि कार्बन 12 आइसोटोप जो होगा पास चूजन द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, किसके में बेटा, एक मास को नापने के लिए जो कार्बन 12 होगा आपका आइसोटोप्स उसका यूज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि सही ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना। देखिए इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं आपको। आपने तराजू यूज किया होगा घर पे, है ना, ये इस प्रकार से आपका रहता है बेटा, आपका तराजू रहता है आपका, है ना, ऐसे होता ना बेटा आपका सिंपल सा। आपको दे दिया गया कि आपको बताना है कि आपको 1 किलो आलू आपको तौलने हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, इधर आलू रखोगे और यहाँ पर रखोगे 1 kg का वेट, है ना बेटा, क्या रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रखोगे 1 kg का वेट रखोगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने जो नापा 1 किलो आलू जो हमने नापे हैं वो किसके रेफरेंस में आप नापे हैं, 1 किलो जो किलो था आपका 1 kg जो मतलब किलो था आपका, आपने उसके रेफरेंस में नापा है ना। अगर ये ना होता तो आप क्या करते मतलब कैसे नापते कि आपका ये मतलब 1 किलो आपका है आलू, है ना। तो उसी प्रकार से जो हम नापेंगे मास को नापेंगे किसी भी एलिमेंट का, है ना, किसी भी एटम का, तो किसके रेफरेंस में नापेंगे बेटा, तो हम नापेंगे कार्बन 12 जो आइसोटोप होगा मतलब कार्बन 12 का उसके रेफरेंस में नापेंगे, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा, आगे बोल रहा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगी इज अ मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 112, कितना होगा बेटा आपका, एक बेटा 12, है ना, मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12 बोल रहा आपसे, यानी कि कितना होगा बेटा आपका 1/12 के हिसाब से आपका होगा, ठीक है ना। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, हैव बीन फाउंड
विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। किसके रेफरेंस में बेटा आप नापेंगे? तो कार्बन 12 के रेफरेंस में आप नापेंगे। और ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया बेटा आपका? तो ये पैराग्राफ आपसे लिया गया कहाँ से बेटा? तो ये लिया गया आपका एनसीईआरटी क्लास 9th, जो कि चैप्टर है आपका बेटा कौन सा आपका? तो चैप्टर नेम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कौन सा चैप्टर है बेटा आपका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपके लिया गया आपसे, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बताइए, बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर होगा बेटा 12, 12 आपका हो जाएगा, है ना। इसका परमाणु भार कितना होगा बेटा आपका? इसका परमाणु भार होगा बेटा 12 होगा आपका, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट लाइन आपकी जो एनसीईआरटी जो भी पैराग्राफ दिया था मैंने आपको, यहाँ से लिया गया आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल आपका क्या है, आपके एग्जाम में आया पूछा आपसे। देखिए तो सवाल है आपका, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन के फंक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। जो थायरोक्सिन होती है बीमारी, उसका ये फंक्शन कौन सा होता है। उससे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। देखिए जो आपके एनसीईआरटी है बेटा क्लास 10th की आपकी, है ना। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा आप देखिए, थायरोक्सिन जो है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है जो थायरोक्सिन आपका जो होता है वो उसका काम क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को क्या करता है बेटा? फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करता है ना। टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। क्या करता है बेटा? एक प्रॉपर मतलब मेंटेन करके रखता है उसको। किसको? कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, प्रोटीन आपका हो गया एंड आपका फैट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज है आपकी, एक है आयोडीन। क्या है बेटा आपका? आयोडीन है। आयोडीन क्या होता है बेटा आपका? ये एसेंशियल होता है आपका। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा आपको? थायराइड की मतलब बीमारी हो जाएगी आपकी, है ना। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट, नहीं होगा आपके डाइट में, तो क्या होगा? तो आपको पॉसिबिलिटी है किसकी बेटा? सफर फ्रॉम गोइटर। जो गोइटर आपकी बीमारी होती है उसको होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, अगर आपको क्या होगा? आयोडीन की आपके पास में कमी होगी, है ना। समझ पा रहा ना। और जिससे क्या होगा? जिससे आपकी जो नेक होगी वो आपकी स्वेल कर जाएगी, यानी कि जो आपकी गर्दन होगी वो आपकी सूज जाएगी आपकी, है ना। तो ये कौन लिख रहा है आपका? ये लिख रहा है आपके एनसीईआरटी। अब आता है सवाल के ऊपर। अब लिखा हुआ थायरोक्सिन का क्या आंसर होगा बेटा आपका? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। बिल्कुल सही बात है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है बेटा आपका, है ना। आप स्टेटमेंट बी क्या आपका? तो वो है आपका रेगुलेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। शरीर में प्रोटीन व वसा का क्या होता है? उपापचय होता है। बिल्कुल होता है। तो इसकी जो दोनों स्टेटमेंट वो कैसे बेटा आपके करेक्ट हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? सी। फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या हो जाएंगे? आपके करेक्ट ऑप्शंस आपके हो जाएंगे बेटा जी, है ना। तो देख पा रहे हैं ना आप कि जो आप लोग बोलते रहते हो कि मतलब आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो एनसीईआरटी से नहीं आते हैं। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे होते हैं? 95% जो होते हैं क्वेश्चंस आपके वो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं आपके, है ना। बस ये है कि आपने एनसीईआरटी देखी नहीं है, आप यहाँ वहाँ मतलब घूमते फिरते रहते हो, है ना बेटा। सवाल पूछा गया आपसे, वो क्या बेटा आपका? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय गैस ऑफ ईच एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब कैसे बताया जाता है? आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व के गैस द्वारा निर्धारित किया जाता है। बताइए ये आपका, इसका आपका आंसर मिलेगा कहाँ बेटा आपका? तो ये मिलेगा आपको जो चैप्टर आपको जो एनसीईआरटी है आपकी, जिसमें आपको दिया हुआ पहले से दिया हुआ आपका, है ना। वहां पर नहीं, क्लास से 9th जो एनसीईआरटी है आपकी एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना बेटा। तो देखिए जो आपका संयोजकता मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा क्या? इसका मतलब होता है बैलेंसी। और मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर मास आपका, मोलर मास, ठीक है ना। और द्रव्यमान मतलब क्या होता है बेटा बताइए? तो इसका मतलब होता है मास। और आवोगाड्रो स्थिरांक मतलब कि एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो क्या हो जाए बेटा?
आपका इसका हो जाएगा वैलेंसी आपका करेक्ट आंसर। जो आपकी संयोजकता होती है उससे पता चलता है कि मतलब जो कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा आपका। ठीक है ना। चल आगे देखिए, सवाल क्या आपका, क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन, तो उसे क्या बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटे, यहाँ पे बात हो रही है क्लस्टर्स की, है ना। यानी कि आयन के रूप में कार्य करने वाले जो परमाणु के समूह जो होंगे उसे क्या बोलेंगे। देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं आता था तो आप कॉमन सेंस लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या लगाते बेटा, आप कॉमन सेंस लगाते, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा आपकी, तो यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है बेटा कि क्लस्टर यानी कि ग्रुप में, है ना। जब ग्रुप की बात होगी तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा बेटा क्या, पॉली हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा पॉली एटॉमिक आयंस। क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो इसका हो जाएगा बहु परमाणुक आयन आपका हो जाएगा, है ना। और ये भी कहाँ से है आपका, ये भी आपका क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वहां से आपका एनसीईआरटी ये सवाल उठाया उसने यहाँ से। ठीक है ना। चलिए सवाल क्या आपका सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रोनिक डिसीज, किसके बारे में बेटा, दीर्घकालिक रोग जो होगा उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। किसके बारे में बेटा, जो आपका क्रोनिक डिसीज है, आपके दीर्घकालिक रोग जो होता है उसके संदर्भ में कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है ना। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बताइए। हमारे पास ऑप्शन मतलब कि ए है, वो क्या है, क्रोनिक डिसीज आर ऑलवेज कम्युनिकेबल, क्या बोल रहा है कि दीर्घकालिक रोग हमेशा संचरण होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। ऑप्शन बी है, एलिमेंट गेट लास्ट फॉर लाइफ टाइम और अ लॉन्ग टाइम आर नोन एज क्रोनिक डिसीज, क्या बोल रहा है कि बीमारी जो आजीवन या लंबे समय तक रहती है उसे क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक रोग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसका नाम बता रहा है आपका कि दीर्घकालिक यानी कि काफी लंबे समय तक जो रोग चले, है ना बेटा। तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे क्रोनिक डिसीज बोलेंगे हम, है ना। समझ पा रहे ना आप, क्या बोलेंगे उससे, तो उसे हम बोलेंगे डिसीज बोल देंगे उससे हम। ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीज लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और क्रोनिक डिसीज, बिल्कुल नहीं। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं जो मतलब जिससे कुछ छोटे टाइम के लिए होती है उसे क्या बोलते हैं बताओ, उसे बोलते हैं अक्यूट, क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं अक्यूट डिसीज बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना। अगर यहाँ पर होता क्या होता बेटा, अगर इसकी जगह पे क्या होता है आपका, यहाँ पर होता अक्यूट, है ना। क्या हो जाता है बेटा आपका, तो यहाँ पर अगर होता अक्यूट डिसीज होता तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता आपका। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अक्यूट डिसीज, यहाँ पे जो कॉमन कोल्ड है बेटा वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। जो आपकी खांसी होती है, जुकाम होता है, वो किसका एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है अक्यूट डिसीज का एग्जाम्पल है, ना कि क्रोनिक डिसीज का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। बताओ बेटा, समझ पा रहे ना। जैसे क्रोनिक डिसीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, इसको जाएंगे आपका अर्थराइटिस हो गया आपका, क्या होगा बेटा आपका, जैसे आपका हो गया अर्थराइटिस। ठीक है ना। या बोले तो आपका कैंसर हो गया आपका, कैंसर हो गया आपका, अस्थमा हो गया आपका, है ना। अस्थमा हो गया आपका, डायबिटीज हो गई आपको, क्या होगी बेटा आपको, मतलब आपको डायबिटीज नहीं हुई, मतलब डायबिटीज जो मतलब बीमारियां होती है सब क्या होती है बेटा, ये सब होती हैं आपकी कॉर्निक डिसीज के अंदर आती हैं आपकी। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि ये पॉलीकोट है आपका, क्या बेटा आपका पॉलीकोट है, ये किसका मिक्सचर होता है बताइए। जो आपका पॉलीकोट है वो किसका मिश्रण है आपका बताइए। जैसे आपने सुना होगा पॉलीकोट पेटीकोट टाइप में, है ना। अब ऐसे मुंह तो बनाइए मत कि मुझे तो पता ही नहीं कि मतलब ये सब क्या होता है। बेटा होता है, सबको पता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस यही है कि हम वो काम देखते नहीं है, करते नहीं है ना। ये बात तो मुझे पता है कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो अगला क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, वो उसके मतलब क्लास 7 और 8 के एनसीईआरटी में आपका मिलेगा आपका सवाल जो है। देखिए अगर यहाँ बात करते हैं बेटा किसकी, यहाँ बात करते हैं पॉली कोट की बात करते हैं। यहाँ पर दो शब्द यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बेटा आपके, पॉली तो जानते ही हो आप हो,
है ना। देखिए पॉली मीन्स जानते हो ना आप क्या होता है, यहाँ पे मतलब पॉली का यूज किया गया पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर। और कॉट मीन्स क्या बेटा, कॉट मीन्स कॉटन आपकी, ठीक है ना। तो मिल गया आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पॉलिएस्टर और आपका कपास यानी कि कॉटन आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो बताइए। हम्म, ऑल क्लियर, और ऑल क्लियर है बेटा, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। सवाल है आपका क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यानी कि पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है बताइए। जो पहला आपका पूर्ण संश्लेषित जो रेशा है आपका वो कौन सा है बेटा आपका, तो वो है आपका नाइलॉन। कौन सा बेटा आपका, नाइलॉन है ना। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो तो या तो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जैसे इसमें आपका एक एग्जांपल्स आते हैं नाइलॉन सिक्स से, है ना। नाइलॉन सिक्स आपका इस प्रकार से आपके आते हैं आपके एग्जाम, मतलब कि जो एग्जांपल्स होते हैं। तो सब इतना रखिए कि जो नायलॉन होता है आपका वो कैसा होता है, वो मतलब कि वेरी इलास्टिक स्ट्रांग होता है। जो नायलॉन होता है बेटा आपका वो कैसा होता है आपका बताइए, वेरी स्ट्रांग एंड कैसा होता है बेटा, इलास्टिक। हम्म, इसीलिए मतलब इसे यूज करते हैं नायलॉन को हम, है ना। जैसे आपका क्लॉथ कपड़े बनाने में आपका हो गया, चाहे आप मतलब कि शर्ट बनाए आप, है ना, या आप रेन कोट बनाए, या आप स्विमिंग जो आपके वियर होते कपड़े होते वो बनाए आपको, है ना। इन सब में मतलब कि हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। चले आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल क्या है बेटा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको तरह के मतलब इनमें से कौन सा आपका सही होगा, है ना। और ये सवाल कहाँ से आया बताइए, पूछिए। ये सवाल आया है क्लास 9th के एनसीईआरटी मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि आपकी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है बेटा, तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है ना। देखिए उससे पहले मतलब यहाँ पे एक चीज देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है वो क्या लिखती है, देखिए कि अमाउंट ऑफ heat energy is that required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called a latent heat of fusion। यहाँ पे फ्यूजन दिया हुआ है, बस जो स्टेटमेंट बेटा वो करेक्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस वहां पे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया बेटा आपसे, तो वो पूछा गया आपसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछा गया आपसे, है ना। क्या पूछा गया बेटा आपसे, तो आपसे पूछा गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछा गया आपसे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हुआ है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है आपसे, ठीक है ना। अब वेपराइजेशन होता क्या बेटा बताओ, बताओ बताओ वेपराइजेशन होता क्या है। तो वेपराइजेशन होता है बेटा आपका क्या है कि लिक्विड टू कहाँ पर, गैस पर, है ना। बाकी जो मतलब डेफिनेशन होगी आपकी वो सेम रहेगी आपकी, कहाँ से, यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की आपकी। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका, पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ, क्या बेटा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका जो स्टेटमेंट सी है आपका ऑप्शन वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा ऊर्जा है जो कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। ये भी आपका एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्मानिया। ये क्या बेटा, लिस्मानिया आपके पूछा गया आपसे। लिस्मानिया आपका क्या होता है ना। क्या वो बैक्टीरिया जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, वायरस विषाणु है आपका, या फंजाई यानी कवक है आपका। देखिए जो क्लास 9 जो चैप्टर दिया हुआ था पहली ओल्ड एनसीईआरटी में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या था बेटा आपका चैप्टर था एक आपका डाइवर्सिटी
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना बेटा, वो भी कौन सा, क्लास 9th एनसीईआरटी। वहां पे आपका इस सवाल का आंसर आपको मिल जाता, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी खुद को मॉडिफाई किया, क्या क्या बेटा, आपके एनसीईआरटी खुद को मॉडिफाई किया, और फिर क्या हुआ, आपको जो मतलब कुछ चैप्टर्स आपके कट गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, आपका वो भी चैप्टर आपका कट गया, है ना। लेकिन सिलेबस में आज ही मतलब सब कुछ दिया हुआ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं DTPL के लिए, तो वो चैप्टर्स को भी पढ़ के जाइएगा आप लोग, है ना। तो लिस्मानिया क्या होता है बेटा आपका, लिस्मानिया एक आपका प्रोटोजोआ है। क्या है लिस्मानिया, तो लिस्मानिया एक आपका प्रोटोजोआ है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका है कि अवोगाड्रो कांस्टेंट कितना होता है आपका, बताइए। तो वो होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। क्या होता है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 आपका रहता है, ठीक है ना। कौन आपका, बताइए, जो होता है आपका एवोगाड्रो नंबर आपका होता है, ठीक है ना। चले, सवाल है आपका कि स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल एंड कैन बी टू बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और जो कल की क्लास हुई थी आपकी एनसीईआरटी सीरीज वाइज जो अपना मॉर्निंग में चलती है 7 AM पर, तो उसी में मतलब हमने समझाया था आपको कि मतलब क्या आपका रहता है, दो चीजें होती हैं, आपने चीज पढ़ी थी आपकी, क्या होता है बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। कौन कौन से बेटा, आपके 3 दिए हुए थे, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड आपका गैस, ठीक है ना। अब आपका सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें क्या था, तो इसमें था आपका इंटरचेंज, था कि नहीं था, बताओ, था ना बेटा। और कहीं पर क्या था बेटा, इस प्रकार से भी इसमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले थे आपको, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता था कि ये मतलब आपस में इंटरचेंज कैसे हो जाते थे, तो वहां पे लिखा हुआ था, हमने साफ से बताया था हमने आपको, तो वहां पर आपकी दो चीजें हेल्प करती हैं, कौन कौन सी, एक होता है आपका टेम्परेचर, क्या होता है बेटा आपका, तो एक होता है आपका टेम्परेचर, और प्लस एक होता है आपका प्रेशर। ये दो चीजें होती हैं जो आपको जो इंटरचेंज होता है उसी को क्या करती हैं बेटा, उसमें आप हेल्प करती हैं आपको, ठीक है ना। अब बेटा ये कौन चैप्टर से आपका आया हुआ बेटा, बताओ। ये भी आपका क्लास 9th के एनसीईआरटी मैटर इन अवर सराउंडिंग से आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रेशर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चले सवाल क्या है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चिन्हित कीजिए, बताइए कौन सा कथन आपका करेक्ट है। देखिए कॉटन इज अ पॉलीमर, बिल्कुल कॉटन पॉलीमर है आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट निपटाते हैं इससे, मुझे पता है आप लोग काफी परेशान होते हो। ये भी पता है ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया हुआ पता है क्लास 10 के एनसीईआरटी जो चैप्टर आपका है ना, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहां से आपके सवाल आया हुआ है। सिंपल सा सवाल है, देखिए सवाल क्या है बेटा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम, जो एटम का जो साइज है ना, ठीक है ना बेटा। देखिए जैसे हमने समझाया था आपको लास्ट क्लास में कि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, जो आपका एटॉमिक साइज होता है, साइज जो होता है, आकार जो होता है एटम का वो बढ़ता है, और अगर यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो क्या होगा, आपका आकार छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पूछा गया आपसे डिक्रीजिंग, है ना। तो डिक्रीज कब होगा बेटा, जब आप यहाँ से इधर जाओगे, है ना। कहाँ जाओगे बेटा, आप लेफ्ट से राइट जाओगे, यानी कि बाएं से कहाँ जाओगे बेटा, आप बाएं से आप दाएं जाओगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे देखिए, सवाल क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, सेम चैप्टर है बेटा, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड और सेमी मेटल,
तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका मेटल या मेटेलॉइड नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपधातु या अर्धधातु आपकी नहीं है, बताइए ऐसी कौन सी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है बेटा, तो ऑप्शन हमारे पास में बोरोन है, क्या है बेटा आपके पास में, बोरोन है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है एंड सल्फर है। ठीक है, जो सल्फर है बेटा वो आपका मेटेलॉइड और सेमी मेटल आपका का नहीं होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी पता कहाँ से आया हुआ है, ये भी क्लास 9th की एनसीईआरटी है आपके, वहां से आपका आया हुआ है, ठीक है ना। इस मैटर अराउंड अस प्योर, सवाल है आपका, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एलॉय, ठीक है ना। मिश्र धातु के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है, बताइए। इसका आंसर देने से पहले हम पहुंचते हैं, जैसे ये ना भैया अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से किताब उठाइए अपनी क्लास 9th की, चैप्टर खोलिए इस मैटर अराउंड अस प्योर, वहां पे आपको ये मिलेगा, आपका इस प्रकार से पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, है ना। जहाँ पे सब मतलब कि जहाँ वहां पे ये मतलब कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अलॉयस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मिक्सर होते हैं, टू और मोर मेटल्स, ठीक है ना, या दो से अधिक मेटल्स के, या मेटल एंड नॉन मेटल्स के, है ना, क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, और कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। क्या बोल रहा है बेटा, देखिए मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक मेटल्स के, है ना, या बोले तो मेटल एंड नॉन मेटल्स के, ठीक है ना, और साथ में इनको अलग नहीं कर सकते हैं आप किसी भी कीमत पर, है ना, मतलब खास करके फिजिकल मेथड से आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं। क्या कर पाते बेटा, फिजिकली आप इसको अलग नहीं कर पाओगे, वो एक अलग बात है, केमिकली आप इसे अलग कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आंसर की लिख रही है आपकी कि वट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर एज ए मिक्सचर, ठीक है ना, एलॉय का आप एज ए मिक्सचर यूज कर सकते हो, है ना। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो ब्रास होता है, जो ब्रास होता है बेटा उसमें क्या होता है, उसमें आपका 30% आपका क्या होता है बेटा, 30% आपकी जिंक रहती है, और 70% क्या होता है आपका, तो उसमें होता है कॉपर। कॉपर प्लस जिंक क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रास, ठीक है ना। तो मिल गया इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, देखिए दे कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। ये क्या बेटा, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, और आपसे रॉन्ग पूछा गया है। बाकी देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका, दे आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, बिल्कुल सही बात है। एन एलॉय इज कंसिडर एज मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल सही बात है। दे आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो आपसे गलत पूछा गया, तो गलत कौन सा है आपका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका गलत है आपका, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या आपका, सवाल है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम। ये कहाँ मिलेगा आपको, क्लास 9th के एनसीईआरटी मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहां से आपको मैंने समझाया था, क्या समझाया था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आपका, ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने, पढ़ाए थे मैं आपको एक दिन पहले आपको, है ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा बेटा सॉलिड में, देन लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगा बेटा किस में, तो वो होगा गैस में। गैस में क्या होगा बेटा, गैस में सबसे कम होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो दूसरे मतलब भागना चाहते हैं, है ना। आपको एग्जाम्पल दिए थे हम कि अगर आपको 50 रुपये मिल जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना घर छोड़ के कहाँ जाओगे, दुकान पे जाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से जिसके पास एनर्जी होती नहीं है ना, ऊर्जा होती नहीं है, तो वो मतलब लोगों को बांध के रखता है ना, जैसे कि आपका सॉलिड हो गया, ठोस हो गया। तो इसका हो जाएगा बेटा क्या, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, मतलब ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसेज स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये सवाल जो है सेम चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग से आया हुआ है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था को सीधे गैसीय अवस्था में कहाँ पहुंचा देता है आपका। कहाँ से आप जा रहे हो, कहाँ बेटा आप बताओ। तो आप जा रहे हो कहाँ से, आप जा रहे हो सॉलिड से, कहाँ जा रहे हो बेटा आप जा रहे हो कहाँ पर, गैस पर जा रहे हो आप, है ना। ये इमेज पता है कहाँ से लिया हमने, ये इमेज लिया हमने एनसीईआरटी से। वहां पर लिखा हुआ साफ साफ, सॉलिड टू गैस प्रोसेस का नेम सब्लिमेशन। क्या होगा बेटा इसका, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अगर पढ़ लिए होते एनसीईआरटी तो काहे होता तेरा दुख, है ना। अब दुख तो लेके बैठे हुए आप लोग, तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, पढ़ के देख लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि जो आपने बोला था कि सर कम समय में कोशिश कीजिए जितना जल्दी ज़्यादा आप हो सके करवाने की, तो उसी प्रकार से मैं फटाफट लगे पढ़ूँ मैं, है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज। किसकी बात हो रही है, जो बीमारियां इन्फेक्टियस हों, है ना, कैसी हों, संक्रामक रोग हों, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन में डायबिटीज, है ना, क्या लिखा हुआ भैया आपका डायबिटीज लिखा हुआ आपका। ऑप्शन बी क्या आपका हाई बीपी है, क्या है बेटा आपको हाई बीपी, मतलब आपको नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हाई ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है। तो अब आप ये बताइए क्या ये मतलब संक्रामक रोग है कि नहीं है, जबकि ये बात आप जानते हो। जैसे आपका एचआईवी हो गया आपका, है ना सॉरी, एचआईवी आपका हो गया, आपका टेटेनस आपका हो गया, है ना, या आपका हेपेटाइटिस बी हो गया आपका। ये क्या होते बेटा, ये आपके इन्फेक्टियस डिसीज होती हैं आपके, है ना। जबकि आपका डायबिटीज हो गया आपका, है ना, या आपका हाई बीपी हो गया, ये कैसे हैं आपके, ये आपके नॉन इन्फेक्टियस डिसीज हैं आपके, है ना। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसलिए इसका हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, ठीक है ना, नाइदर वन नॉर टू। ओके, चलिए अब देखिए चलते हैं डिसिप्लिन 4 की तरफ। कहाँ चलते हैं बेटा, तो अब चलते हैं डिसिप्लिन 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। हमने काफी कम समय में हमने डिसिप्लिन 3 कंप्लीट किया, अब 4 की बारी है। यहाँ पर आपके मैगजीन क्वेश्चंस आपके बायो के मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम समय लगेगा आपको, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि ये मतलब फटाफट निपटाई जाए आपके लिए। चलिए पहला ही सवाल क्या है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपको बताना कि यहाँ पर कौन सा आपका सत्य नहीं है, बताओ। सबसे पहला ऑप्शन क्या है बेटा आपका, देखो, ओजोन होल इज लोकेटेड ओवर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ओजोन छिद्र पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है ना। जब आप क्लास 10 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना। आगे बोला गया कि 2019 ओजोन होल इज द स्मॉलेस्ट ऑन रिकॉर्ड सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1982 फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बोल रहा है बेटा आपसे, तो ये बोल रहा है कि 19 में ओजोन छिद्र पहली बार 1982 में देखा गया, है ना, खोज की गई, दर्ज किया गया सबसे कम वाला। तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। देखिए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो आपका करेक्ट है, और जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना बेटा। क्या है आपका, वो आपका क्या है, वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका, कौन सा वाला, जो कि है आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट जो है आपका वो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका। चलिए सवाल आपका क्या, देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश कहाँ चलेगी, अरे एक मिनट, इंग्लिश सही नहीं इसकी। तो यहाँ पे बोला गया क्या बेटा, देखिए कि दंत चिकित्सा के संबंध में गलत कथन कौन सा है। कुछ बच्चे होंगे जो पागल हो रहे होंगे सर इसकी इंग्लिश कहाँ है ना। देखिए, मार्क
द इनकरेक्ट mark the incorrect statement regarding dental caries। अब बताओ, हमारे पास ऑप्शन आएंगे कौन कौन से, बताओ भाई क्या ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास में। ऑप्शन ए है हमारे पास में खाद्य कणों के साथ जीवाणु कोशिकाओं के समूह दंत प्लाक बनाने के लिए दांतों से चिपक जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में है दंत संरचण या दंत क्षण एनेमल और डेंटाइन के क्रमिक मृदु कण का क्या होता है, कण बनता है, बुक बनता है, सही बात है। जब तक शुरू होता है जब शर्करा चीनी आपके शुगर पर कार्य करने वाले जीवाणु अम्ल का उत्पादन करने जो इनेमल को क्या करते हैं, मृदु या बिखने करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है कि इसमें लार दांत की सतह तक पहुंच जाता है और अम्ल को रसन कर देता है। ये तो मतलब कोई मतलब फालतू की बात होगी, मतलब ऐसा तो आपका नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली प्लेस्ड इन द अरेंजमेंट। तो जो मतलब आपका दिया होगा ना स्पेसीज जीनस क्लास ऑर्डर, तो आपको बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा जो गलत जगह पे लगा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है आपका स्पेसीज होती है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद में जीनस होता है, सही लगा हुआ है आपका। उसके अंदर फैमिली होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया क्लास आपके यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि इसके बाद ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। फैमिली होनी चाहिए थी यहाँ पर क्लास की जगह पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया क्लास आपका लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका जो क्लास है आपका वर्ग है वो आपका गलत ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से आया पूछ रहे होगे आप लोग, क्लास 10th एनसीईआरटी है ना, सॉरी क्लास 9th के एनसीईआरटी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां से आपका ये आया हुआ है, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका क्या, देखिए अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड गैस इज यूज्ड एज एनेस्थेसिया। किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पे बात हो रही है एनेस्थेसिया की बात हो रही है ना, इन सर्जिकल ऑपरेशन। तो आपको बताना है कि किसका मिक्सचर के साथ में उसे हम एज एनेस्थेसिया दे सकते हैं, है ना। बताइए कि सर्जिकल ऑपरेशन में ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में बेटा, ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है कि मिश्रण का उपयोग एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में बेटा, तो वो किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में किया जाता है, यानी कि N2O। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ यहाँ पर क्या, देखिए सवाल सिंपल सा है, बस लेंदी है काफी ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन ऑफ म्यूकस, सिंपल सी बात बताओ म्यूकस का काम क्या होता है। जहाँ पे आपका कहाँ पर बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ बेटा, जो आपके स्टमच होता है वहां पर, है ना। वहां पर क्या होता है, वॉल के पास में क्या होता है बेटा आपका, क्या निकलता है आपका म्यूकस होता है। कहाँ पर बेटा, स्टमच के पास में, है ना। किसके पास में, स्टमच के पास में, जो कि क्या होता है देखिए these release HCl a protein digestive enzyme called pepsin and mucus। तो अब बताओ कि म्यूकस का काम क्या होता है ना। पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं, बिल्कुल। यह ग्रंथियां HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम श्लेष्मा स्रावित करती हैं। तो श्लेष्मा का कार्य क्या होता है बताओ, श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। मान लो कि ये आपका क्या बेटा, अजीब सा बन गया आपका, ये आपका स्टमच है, ठीक है ना।
और इसके अंदर क्या बच्चा, आपके अंदर इसके अंदर है HCl है ना। तो आप क्या करोगे, बताओ आप क्या करोगे। मान लो अगर यहाँ पर HCl है तो जाहिर सी बात है आपकी जो लेयर होगी है ना स्टमच की, वो इतनी मतलब टफ तो नहीं होगी। तो इसीलिए मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, म्यूकस रिलीज करते हैं है ना, जिससे क्या होता है, जिससे जो वॉल होती है स्टमच की वो डैमेज ना हो पाए है ना। किसकी वजह से, HCl की वजह से। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये सामान्य परिस्थितियों में अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल की क्रिया से क्या होता है, बचा लेता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। सवाल है आपका क्या, देखिए, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ साइनेप्स। बताओ, सिनेप्स का मतलब जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। आप सभी जानते होंगे सिनेप्स होता क्या है, पता है ना सभी को कि ना पता है? ऐसा कि बच्चा इसको ना पता हो, क्लास 10th में जाओ, चैप्टर खोलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ। वहां पर आपको इस प्रकार की इमेज दिखाई पड़ेगी, आपको इस प्रकार की है ना। देखिए, यहाँ पर जो एक्सॉन होते हैं आपके है ना, ये जो रहते हैं आप मतलब ये जो आपके टर्मिनल रहते हैं आपके, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे आपके है ना। और यहाँ पर आपका नया एक्सॉन आपका स्टार्ट हो गया आपका। देखिए, एक पूरा ये आपका क्या है, आपका न्यूरॉन है आपका। इस पूरे क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे को बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है ना। और ये क्या होती है, ये आपकी इकाई होती है किसकी, ब्रेन की, दिमाग की, है ना। कोई दिक्कत, देखिए। हम्म। तो यहाँ पर जो ये बढ़ रहा है ना, इस जो पूरी प्रक्रिया जो बढ़ रही है इसी को बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है ना। देखिए, अब सिनेप्स का काम क्या होता है बताओ। इट्स अ जंक्शन फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। क्या बोल रहा है, यह एक संधि है जिससे तंत्र का आवेग एक तंत्र का तंत्र कोशिका से दूसरी तंत्र कोशिका से क्या होता है, संचालित होता है। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या आपका, डैश बिलोंग टू पोएसी फैमिली एंड मोनोकोटिलेडोन क्लास। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों ने मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पोएसी फैमिली है ना और मोनोकोटिलेडोन क्लास में कौन सा और मतलब कि कौन सा प्लांट आता है ना। लेकिन इतना पता होगा कि जो मोनोकोट होता है ना, क्या होता है बेटा, जो मोनोकोट होता है वो कैसा होता है ना, यानी कि इसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक कोटिलेडोन हो। क्या हो, एक कोटिलेडोन हो, है ना। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं मोनोकोट बोलते हैं, है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, मैंगो, मैंगो आपने देखा होगा आम, है ना। जो उसकी गुठली होती है वो आपके दो भागों में बट जाती है। तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना। अब देखिए ऑप्शन बी, पी, पियांत्र मटर। मटर को जब आप छीलते हो, मतलब छीलने के बाद जो बीज होता है, बीज आपका दो भागों में बट जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका डैकॉट में आ जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका, है ना बेटा। देखिए, उसके बाद में आपका आता है ऑरेंज के ऊपर। कहाँ आते हैं बेटा, ऑरेंज के ऊपर आते हैं, है ना। तो ऑरेंज भी आपका नहीं होता है आपका, ठीक है ना। जबकि जो आपका बीट होता है, गेहूं जो होता है, उसका क्या होता है पता ना, उसका सिंपल सा मतलब उसके जो मतलब बीज होता है उसे आप मतलब दो भागों में डिवाइड नहीं कर पाते हो। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या आपका, देखो सवाल आपका है, फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम ऑफ वाटर बॉडीज शोइंग द concentration of DDT in each टॉपिक लेवल। मतलब यहाँ पर दिया हुआ मतलब वाटर, एल्गी, फिश एंड पेलिसियन वर्ड। आपके बताया गया है कि मतलब इस प्रकार से DDT का जो लेवल है मतलब वो आपका बढ़ता जा रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट इफ द अबव इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। क्लास 12th का आपका सवाल है, ठीक है ना। कभी कभार मतलब आपका यहाँ से भी आपका सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना बेटा। ये कहाँ से है, क्लास 12th से है आपका। देखो क्या बोल रहा है कि यदि उपरोक्त जैव आवर्त को रूपित कर दिया जाए तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा आपका
गलत ऑप्शन होगा, ठीक है ना। देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देखिए फिशेज डज नॉट ईट एल्गी, जो फिश हैं आपकी वो एल्गी नहीं खा सकती हैं। इंस्टेड ऑफ फिश इट शुड बी बैक्टीरिया एंड देन फिश, क्या बोल रहा है कि मछलियां शैवाल नहीं खाती हैं, मछली के बजाय ये जीवाणु और फिर मछली होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। ऑप्शन बी क्या हमारे पास में, जैसे जैसे हम उच्च पोषी स्तर पर जाते हैं क्या होता है, डीडीटी की सांद्रता में वृद्धि होती है ना। जबकि क्या होता है उसका लेवल कम होता है ना। क्या होता है कि उसका लेवल कम होता है, लेकिन एज कंपेयर किया जाएगा तो उसका लेवल ज्यादा होता है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, उपरोक्त निरूपण में कोई गलत विशेषता नहीं है, ओके। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, शैवाल उपस्थित नहीं होने चाहिए, इससे स्थान पर जीवाणु होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो गलत क्या है बेटा आपका, तो गलत है आपका जो कि है आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या आपका जो आपसे पूछा गया आपसे, देखिए सिंपल सा सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं, है ना। क्या सिंपल सा सवाल है आपका, है ना बेटा, क्या है बेटा आपका सबसे सिंपल सा आपका सवाल है। तो ये बताइए जो आपका शब्द एंडोक्राइन इसका मतलब क्या होता है ना। क्या ये डक्टलेस होती हैं या इनके पास डक्ट्स होती हैं, बताओ बताओ बताओ। तो ये होती हैं आपकी डक्टलेस। कैसे होती है बेटा, तो ये आपकी होती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स आपकी होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ पीनियल ग्लैंड, बिल्कुल, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस एंड आपका पेनक्रियास, तो ये चारों आपकी रहती हैं, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चल बाकी आपको पता है जो आप क्लास 10th का जो चैप्टर दिया हुआ है आपका उसमें आप जाके इस चीज को पढ़ सकते हैं, है ना बेटा। चलिए आगे देखिए सवाल क्या आपका, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका मेजर सोर्स क्या है बेटा आपका, कार्बोहाइड्रेट है ना। बताओ किसमें होता है, क्या वो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, राइस चावल, स्पाइसेस मसाले, सोयाबीन यानी कि सोयाबीन आपका। तो किसमें होता है बेटा आपका, तो वो होता है चावल में। क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है आपको, तो मिलता है वो चावल में, ठीक है ना। चलिए देखिए सिंपल सा सवाल है आपका, और ये पता कहाँ से आया हुआ है, ये आपकी क्लास 10 के एनसीईआरटी से आया हुआ है, चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस से आपका। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ब्रेक इनटू पायरुवेट, देन पायरुवेट इज इन absence ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू, क्या बोल रहा है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है, बिल्कुल सही बात है, फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अब ये कैसा होता है बताओ। देखो उठाओ एनसीईआरटी, पहुंचो, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ बेटा देखिए ये आपका ग्लूकोज है, क्या है बेटा आपका, तो ये आपका है ग्लूकोज आपका है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, सेल की साइटोप्लाज्म है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है आपका, जो कि होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है आपका, ठीक है ना। और जो पूरा मेन जो काम होता है वो होता है इसके आगे। सबसे पहले बात होती है किसकी, वो होती है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है जहां पर ऑक्सीजन ना हो, क्या हो बेटा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कहाँ पर होता है, किसमें होता है, वो होता है ईस्ट की हेल्प से, है ना। जैसे कि आपकी बनता है एथेनॉल, शराब बनती है आपकी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है आपका, और कुछ मात्रा में आपकी एनर्जी भी आपकी रिलीज होती है आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, अगर वहां पर ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन आपकी इतनी अधिक मात्रा में नहीं है, क्या बेटा आपके पास ऑक्सीजन है लेकिन
ऑक्सीजन की जो मात्रा है बेटा वो इतनी नहीं है, कहाँ पर, आपके मसल्स में। तो क्या बन जाएगा आपका, तो बनेगा आपका लैक्टिक एसिड, है ना। और साथ में आपकी ऊर्जा निकलेगी आपकी। और अगर वहीं पर आपका एनर्जी क्या है बेटा, वहीं पर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। क्या है बेटा, आपकी ऑक्सीजन है, और कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, वाटर बनेगा, और अधिक मात्रा में आपकी ऊर्जा रिलीज होगी आपकी। ये तीनों जो स्टेप्स हैं बेटा, तीनों आपको रखने याद, है ना। समझ पा रहे ना आप लोग, जो तीनों स्टेप्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। कहाँ पर आपकी ऑक्सीजन ना हो, है ना, अगर ऑक्सीजन हो तो कम हो, है ना, और जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा बताओ, यहाँ बनेगा आपका एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपकी एनर्जी आपकी बनेगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये पता ये कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपकी क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर टिश्यू से आया हुआ है। सवाल क्या है, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी, किसकी बात हो रही है बेटा, लार्ज एयर कैविटी की बात हो रही है आपके, है ना, प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है ना। क्या देता है आपको, बायंसी दे रहा है आपको, यानी कि फ्लो कर पा रहा है। सो सच अ पेरेन्काइमा इज टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, जलीय पादपों में पादपों का तैरने से सहायता में करने हेतु उत्प्लावकता प्रदान करने के लिए पेरेन्काइमा में बड़ी वायु गुहिकाएं उपस्थित होती हैं। इस तरह के पेरेन्काइमा प्रकार को क्या कहते हैं बताइए, तो उनको बोलते हैं पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं बेटा, तो उन्हें बोलते हैं पेरेन्काइमा के नाम से उन्हें हम जानते हैं। यानी कि एयर उनके अंदर होगी तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे पेरेन्काइमा, उसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा बताओ, तो उसे हम बोलेंगे पेरेन्काइमा बोलेंगे उसे हम, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। अरे मुझे पता है आप सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ के बैठे हो, बस यूं ही मतलब मुझसे ज्ञान लेने के चक्कर में मेरे पास आ जाते हो, फिर मैं आपसे चिल्ला देता हूँ। हम्म, ऐसा मत क्या कीजिए, है ना बेटा, जो सच है वही बोला कीजिए। आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ते भी हो मन लगा के, बस कभी कभार इधर उधर भटक जाते हो आप लोग। चलो देखिए, टच मी नॉट, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, टच मी नॉट इज अ प्लांट ऑफ गैस फैमिली। बताओ टच मी नॉट किस फैमिली का है, किस कुल का है। हाँ बन गया मुंह, मतलब एकदम, मतलब सुनने के बाद में कि हाँ टच मी नॉट बोल दिया है। बताओ किसका है बेटा, तो आपका जो मिमोसा फैमिली है आपका, उसका है आपका कौन, टच मी नॉट, ठीक है ना। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो एनसीईआरटी में मिलेगा, मतलब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही आपको एक सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं चाहता कि आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ पाओ, ठीक है ना। इसलिए अपने लिए, समझ पाओ ना, अपनी ख्वाहिशों के लिए क्या होता है कि हम देते हैं बच्चों को बाउंसर क्वेश्चंस। इससे क्या होता है, बच्चा पैनिक करता है, पैनिक करेगा तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, जब उसके हाथ पैर फूलेंगे तो चीजें उसके हाथों से चली जाएंगी। और ऐसा वो चाहते हैं, और ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पहले से ही मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर शुरुआत के 4-5 सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, तब भी आप खुद पर यकीन रखिए कि ये वो सवाल नहीं है जो आपसे बनेंगे। इसके बाद जो सवाल आएंगे वो आपसे बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ना हमने, मिमोसा जो फैमिली है आपकी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ये भी क्या बेटा एनसीईआरटी से आपका आया हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल ब्लाइंड पाउच, क्या बोल रहा है बेटा, स्मॉल ब्लाइंड पाउच एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ क्या होता है, कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी व बड़ी आंत के जंक्शन पर एक छोटी गुप्त थैली होती है, कौन सी होती है बेटा बताओ, तो वो होती है आपकी सीकम। क्या होती है बेटा आपकी, तो वो होती है आपकी सीकम होती है आपकी, है ना, जैसे मतलब कि अंत नाल बोलते हैं, ठीक है ना। चले आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट वाया अ फोरब्रेन। बताओ तो कौन सा ये पार्ट होता है जो कि आपका फोरब्रेन के अंदर नहीं आता है ना। बताओ बेटा, कौन बताएगा, आप बताओगे ना। देखिए, जो आपका रहता है फोरब्रेन, क्या रहता है बेटा, फोरब्रेन रहता है, उसके अंदर क्या क्या आता है आपका, उसके अंदर आता है क्या बेटा, एक तो आता है आपका थैलेमस, एक आता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है ना।
क्या आता है बेटा, एक आपका आता है थैलेमस, एक आता है आपका हाइपोथैलेमस आता है आपका, और एक आता है आपका क्या, एक आता है आपका सेरेब्रम आता है आपका। क्या आता है बेटा, सेरेब्रम आता है। बाकी आपका मिड ब्रेन होता है, जानते हो आप, है ना। क्या होता है आपका, मिड ब्रेन होता है आपका, जो कि आपका मेडुला होता है। ये क्या होता है बेटा आपका, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपका हिंज ब्रेन। जो आपका हिंज ब्रेन रहता है उसमें क्या आता है आपका, उसमें आता है आपका मेडुला, है ना, ठीक है ना। तो जो आपका मेडुला है वो आपका फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। इसका मतलब है कि आपका, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या आपका सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू जीनस फेलिस, क्लास 9th एनसीईआरटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये जो कैट बैठी हुई ना बेटा, इस प्रकार से स्माइल कर रही है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तो आप भी ना ऐसे ही स्माइल करोगे अपने एग्जाम में जाके। बस सच्चाई तो ये है कि उस टाइम जो स्माइल आएगी ना वो फेक होगी, वो रियल तो होगी नहीं, है ना। जो फिलिस होती है उसमें क्या आता है बेटा आपका, तो उसमें आपकी कैट आती हैं। कौन आती हैं आपकी, कैट आती हैं आपकी, ठीक है ना। कौन आती है बेटा आपकी, तो उसमें आपकी कैट्स आती हैं, ठीक है ना। कौन आती है बेटा सॉरी, उसमें आपकी कैट्स आती है। अगर लाइन की बात की जाए बेटा, किसकी बात की जाए, लाइन की बात की जाए, तो वो किस में आती है बताओ, बताओ बेटा, वो कौन सी जीनस में आती है, वो होती है आपकी पैंथेरा। जो जीनस है आपका पैंथेरा जीनस जो है आपका उसमें आती है। उसी प्रकार से जब एक टाइगर होता है वो भी किस में आता है आपका, तो वो भी आपका किस में आता है आपका, तो वो भी आपका पैंथेरा जीनस में आपका आता है। कौन है बेटा बताओ, जो कि आपका टाइगर है आपका, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैंथेरा लियो लाइन को, और इसको बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है बेटा आपका, देखिए, तो सवाल है आपका, विच पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस। क्या बोल रहा है कि पर्दीय तंत्रिका जो रहती है आपकी, तंत्र का कौन सा भाग तंत्रिकाओं, तंतुओं, गैलिया, गैनलिया, प्लेक्सिस के पूरे जटिल समूह का शामिल है। हाँ, अब पूछोगे सर हमको कहाँ पता, आप ही बता दो, आप ही पढ़ा रहे हो हैं, खुद पढ़ो मत, हमसे पूछते हो हर बार। ये किस में आता है आपका, तो ये आता है आपका विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है आपका। किस में आता है बेटा आपका, जो कि आपका अंतररांकीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके अंदर आपका ये आता है। इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है बेटा। और अगर आप चाहें तो जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है बेटा आपकी, उससे आके मतलब ये पढ़ लीजिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है आपका, उसमें आपको ये मतलब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी उसमें तक डिटेल में नहीं दिया हुआ है जितना कि आपको क्लास 11th में दिया हुआ है। चलो, सवाल है, हाउ मैनी फेसेस ऑफ ग्रोथ आर देयर इन सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व ऑफ अ प्लांट और प्लांट पार्ट। एक पादक या पादक के भाग के सिग्मॉइड वृद्धि वर्ग में वृद्धि की कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। अब आप ये सोचोगे सर ये तुमने सुना है ना, फर्स्ट टाइम सुना है आपने, है ना। तो बेटा ये ना क्लास से 12th की, क्लास 11th के सेट में लिखा हुआ इसके बारे में, ठीक है ना। तो इतना मत सोचिए, इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें ना मतलब सपोज कर लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ होता है आपका, है ना। क्या होता है आपका, इस प्रकार से आपका वो रहता है, आपका चार्ट रहता है, जिसमें कि आपका इस प्रकार से क्या होता है आपका यूं चलता है ना। जो ये अवस्था होती है इससे बोलते हैं लेग फेस, है ना। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेस, ठीक है ना। और ये इसे बोलते हैं स्टेशनरी फेस। अब देखो, ये आपका लेग फेस यानी कि आपको मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हुई है एक्सपोनेंशियल यानी कि एकदम बढ़ गई आपकी, और यहाँ पर आके मतलब स्टेबल हो गया, है ना। कैसा हो गया बेटा, स्टेबल हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेस बोलते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है ना। इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा,
तो कितने स्टेज हो गए आपके? 3 फेस हो गए आपके। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है बेटा आपका? तो सवाल है विच प्लांट टिश्यू हैज द थिनेस्ट वॉल। तो आपको बताना है कि सबसे पतली वॉल किसकी होती है? कौन से पादप ऊतक में सबसे पतली भित्ति होती है? बताओ। हमारे पास ऑप्शन ए है मेरिस्मेटिक, ऑप्शन बी है स्क्लेरेंकाइमा, ऑप्शन सी है पेरेंकाइमा, ऑप्शन डी है कोलेनकाइमा। देखिए जो इसका काम होता है उसके बिहाफ हम उसे जज करते हैं, है ना। उठाओ एनसीईआरटी, खोलो क्लास 9 के चैप्टर टिश्यू। देखो ये पेरेंकाइमा है ना, ये क्या बेटा कोलेनकाइमा है, और ये आपका स्क्लेरेंकाइमा है। देख पाओगे सबसे पतली किसकी फरत है? तो वो है आपकी पेरेंकाइमा की। काम क्या होता है? पढ़ना जाके उससे। मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। मतलब टाइम है लेकिन मतलब वही बात है कि अगर समझाने बैठूंगा तो आप लोग बोलोगे कि मतलब सर इतना समय कहाँ लगता है इतने सवाल करवाने में, हैं? फटाफट बताओ बताओ, और आप भी जाओ अपने काम से और हम लोग भी चले जाएं। तो बेटा ऐसा ना होता ना, हर चीज मतलब फटाफट नहीं होती है, कुछ चीजें मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी चलती है ना। चलो आज का 20वां सवाल वो क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट नीड ऑक्सीजन। किसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? ये ना वो सवाल है जो आपके अंचर पंचर तुरंत ढीले कर देगा। अगर जिस बच्चे ने सही से पढ़ाई नहीं की हो वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। देखो ऑप्शन नंबर पहला वो क्या है? प्लांट रेस्पायरेशन। अगर प्लांट श्वसन करते हैं तो क्या उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है ना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में कंबंक्शन दहन, आप भी जानते हो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर आग नहीं लग पाएगी। उस तीसरा ऑप्शन है एरोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि वायवीय उपापचय। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से एरोबिक, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है, तो ये भी आपका हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पर आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए डिस्प्ले नंबर 5, जिसमें आपके 10 सवाल रहेंगे आपके किसके, मतलब कि साइंस के रहेंगे आपके, है ना। उसके बाद रहेगी आपकी टीचिंग पेडागोजी। चलिए फटाफट करते हैं, इसमें आते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनस वैरायटी ऑफ पोएट्री। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुकुट की स्वदेशी किस्म का उदाहरण है? बताओ कौन सा है बेटा? है ऑप्शन ए है असील। वो कहावत है ना, अगर असील का है तो वहीं पर रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए वहां से जाना मत, अगर लड़ाई हो जाती है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, इसके में बी हमारे पास में लेनवर्क। देखो एनसीईआरटी उठाओ, है ना, कौन सी? कक्षा 9 की, ठीक है ना। देखो वहां पे लिखा हुआ ये पोल्ट्री फार्मिंग, यहाँ पे दिया हुआ असील एंड लेगहॉर्न, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, कि जो इंडियन वैरायटी है वो कौन सी है? असील है, ठीक है ना। मतलब असील कौन सा होगा? असली वैरायटी इंडियन होगी, ठीक है ना। फॉरेन है आपका जो कि एग्जॉटिक है, जिसे हम बोलते हैं लेग हॉर्न, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा केवल और केवल ए वाला, है ना, जो कि है असील का है। चलो आगे बढ़ो। सवाल है ग्रीन रेवोल्यूशन बिगन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? वो हुई थी 1968 में। कब हुई थी बेटा? तो वो हुई थी 1986 में हुई थी, या 1968 में हुई थी। किसने की थी बताओ? तो वो की थी एम एस स्वामीनाथन ने। किन्होंने की थी? तो वो की थी आपकी एम एस स्वामी नाथन ने की थी। किसने की थी बेटा? तो वो की थी आपकी एम एस स्वामीनाथन ने की थी आपकी। चलो आगे देखो, सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज द लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट अ ह्यूमन ईयर कैन हियर? ह्यूमन ईयर कैन हियर, क्या बोल रहा है कि ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता क्या है जिससे एक मानव कण द्वारा सुना जा सकता है? कितनी होती है बेटा? तो वो होती है 10 dB, यानी कि 10 डेसिबल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल है क्या, इफ वी स्टार्ट हीटिंग द वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस देन टिल व्हाट टेम्परेचर डज इट कॉन्ट्रैक्ट? क्या बोल रहा है कि यदि हम पानी को
जो डिग्री सेल्सियस से गर्म करना शुरू कर देते हैं तो यह किस तापमान पर संकुचित हो जाता है? तो कौन सा होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। पानी की बात है, कुछ समझ में ना आए तो आंख बंद करके लगा दो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बेटा, आपका आंसर सही हो जाएगा जहां तक आपको उम्मीद है। चलो, सवाल क्या है? एपिक्स मेलिफेरा इज अ बी दैट हैज बीन brought टू इंडिया फ्रॉम। क्या बोल रहा है कि एपिक्स मेलिफेरा एक मधुमक्खी है जिससे डैश से भारत में लाया गया। उससे पहले पहुंचो क्लास 9 के एनसीईआरटी में, जहां पे लिखा हुआ ये चीज है, लिखा हुआ देखो, एपिसेरेना इंडिका एक वैरायटी जो कि मतलब कि इंडियन भी है आपकी। ठीक है ना। एपिक डोर्साटा एक मतलब कोई रॉक भी है। कौन सी बेटा? रॉक भी है आपकी। एपिक फ्लोरा एक मतलब कि लिटिल भी है आपकी। ठीक है ना। एंड इटालियन भी कौन सी है आपकी? तो वो है आपकी एपिक मेलिफेरा, जो कौन सी बेटा आपकी? इटालियन भी है। तो लगा दो यहाँ पे इटली, लगाओ ऑप्शन बी। क्या हो गया इसका आपका? तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलो आगे देखो, सवाल क्या है? नॉट बी यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बताओ कौन सा यहाँ पर नहीं होता है आपका? कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपका इनमें से कौन सा नहीं है? पादप वृद्धि नियमन के हिसाब से कौन सा इनमें से नहीं है? बताओ। देखिए आप भी जानते हो ऑक्सीजन आपका रहता है, गिबरेलिन आपका है, सिट्रोनिन आपका है, लेकिन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आपका नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जाओ पढ़ो जाके। ठीक है ना। ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस एंड आपका अब से एक से वहां पर ये चीज लिखी हुई है। सवाल है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। बताओ इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्लास जो 9th के एनसीईआरटी है, लास्ट जो चैप्टर्स हैं वहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जो आयरन है आपका, वो आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अगला सवाल क्या है बेटा? देखो ये भी आपका सेम लिखा हुआ उसी चैप्टर में और उसी जगह पर कि हाउ मेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। पादपों के लिए कितने वृहत पोषक तत्व अनिवार्य हैं? कितने बेटा आपके? तो वो होते हैं आपके 6। कितने होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके 6 होते हैं। चलो आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस फीड ऑन बीट्स। तो कौन सी फिश होती है जो कि बीट्स पर आपका ग्रो करती है, खाती है ना। तो वो कौन सी बेटा आपकी? तो वो है आपकी ग्रास कैप्स है आपकी, है ना। कौन सी है? घास कार्प है आपकी। देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ लेना जाके अच्छे से, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। सेम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो क्लास 9th का है उसमें 4-5 सवाल आपके आए हुए हैं इस बार, है ना। चलो सवाल क्या आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पैरामीटर फॉर इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस। बताओ जो आपके निम्नलिखित में से किससे अंतरा सचयन पद्धति के लिए एक प्राचल पैरामीटर होना चाहिए? बताओ। क्लास सेम चैप्टर है, क्रॉपिंग पैटर्न में आपका एक आता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या आती है बेटा? मिक्स्ड क्रॉपिंग आती है आपकी। एक होती है आपकी इंटरक्रॉपिंग आपकी, है ना। और एक होती क्या बेटा? कौन सी होती है? देखो एक होता है आपका क्रॉप रोटेशन। ये 3 प्रकार की क्रॉपिंग आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में पढ़ लेना जाके। ठीक है ना। लेके इसलिए आए कि आप लोग मतलब ये सोचते हो कि मतलब सब तो ऐसे बोलते रहते फालतू में, मतलब वो कहाँ आता है ना। देखो देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट शुड बी डिफरेंट, इसलिए इंटरक्रॉपिंग हम करते हैं। अलग अलग प्रकार जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं, इस वजह से मतलब हम करते हैं वो चीजें। चलो अब देखो, कहा देखोगे? अब देखो शुरू होता है यहाँ से टीचिंग मेथोलॉजीज। क्या होती है बेटा? टीचिंग मेथोलॉजीज आपके यहाँ से स्टार्ट होती है। 10 सवाल रहेंगे आपके यहाँ से। ठीक है ना। चल पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द सोर्स एंड फॉर्म्स ऑफ जेंडर
डिस्क्रिमिनेशन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक पक्षपात के स्रोतों और रूपों में से एक हो सकता है। किसके बारे में? लिंग के बारे में, ठीक है ना। आपका टेक्स्ट बुक हो सकती है, लॉस एंड रूल्स आपके हो सकते हैं। अगर किताबों मतलब ऐसा लिखा हुआ, छाप साफ साफ लिखा हुआ हो, जैसे आपने देखा होगा, अगर मतलब बहुत सी जो किताबें होती हैं मतलब छोटे बच्चों की, वहाँ पे लिखा होता है मतलब क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, और मतलब एक वो रहता है ना, मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब बदसूरत होता है, तो ब्यूटीफुल होती है मतलब उसमें ना वहाँ पर मतलब जो इमेज यूज की जाती है वो की जाती है फेयर वाली, है ना। और वहीं पर जो मतलब जो लिखा हुआ होता है ना मतलब काफी खराब इंसान है ना, तो वहाँ पे जो यूज की जाती है इमेज, वो की जाती है कौन सी, वो की जाती है डार्क कॉम्प्लेक्स वाली। तो जो बच्चे के जो दिमाग में जो चीजें वहां से ही आती हैं कि जो मतलब जो मतलब काला इंसान है वो काफी खराब है, वो हैंडसम नहीं है, जो गोरा व्यक्ति ही है वही मतलब हैंडसम है ना। ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं मतलब वो इंसान के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में उसी टाइम डाल दी जाती हैं जब वो छोटा बच्चा होता है आपका, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मेथड्स ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मूल्यांकन के तरीकों की प्रक्षेपी टेक्निक से संबंधित नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है। देखो, बिजी टेस्ट है आपका, ग्राफोलॉजी आपका है, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट आपका है, लेकिन जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, वो आपका नहीं होता है। कौन सा आपका, अभिवृत्ति परीक्षण आपका नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। चल आगे देखो, सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। कौन कौन से क्राइटेरिया आप यूज करेंगे किसके लिए, टीचिंग की रिसोर्सेज को मतलब छांटने के लिए, शिक्षण के लिए संसाधनों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड होना चाहिए। बताओ। ऑप्शन ए है यूजफुलनेस होना चाहिए, ऑप्शन मतलब उपयोगी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारे पास में क्लैरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास में सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, तीनों आपके करेक्ट स्टेटमेंट आपके हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे देखो, सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमिक सेंसेस मतलब एकेडमिक सेशन was the system of alternate courses was discontinued। क्या बोला गया बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सत्र में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। तो कब की गई थी, तो वो की गई थी 1984 या 1985 में, ठीक है ना। चल सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स assume that the whole group can give more idea than a person। कौन सी टेक्निक ऐसी होती है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि मतलब पूरा जो ग्रुप है वो एक अच्छा आइडिया दे पाएगा एज कम्पेयर कोई एक इंसान। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि यह मानती है कि एक व्यक्ति की तुलना में पूरा समूह अधिक विचार दे सकता है। तो कौन सी टेक्निक है बेटा आपकी, वो है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन सी होती है, मानसिक उद्दीलन जो मतलब प्रक्रिया है वो ये बताती है कि कोई एक व्यक्ति के मुकाबले पूरे ग्रुप होगा वो ज्यादा अच्छे से सलाह आपको दे पाएगा। चलो अगला सवाल क्या बेटा आपका, अगला सवाल आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक का कार्य नहीं है। बताओ। एवेल्युएटिंग एवेल्युएटिंग द अचीवमेंट ऑफ पीपल यानी कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, बिल्कुल। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति पत्रक को तैयार करना। बताओ। देखो ये दोनों मतलब उनके हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका नहीं होगा, है ना। नहीं पूछा गया आपसे बेटा, याद रखना। बहुत से बच्चे ना यहाँ पे जल्दबाजी करके इसका आंसर लगा देंगे बी वाला, लेकिन इसका आंसर होगा कौन सा पता है आप बेटा आपको, इसका आंसर होगा नाइदर वन और नॉट टू, ना ही एक और ना ही दो। जल्दबाजी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। चलो सवाल है क्या, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई के हिसाब से 2009 के हिसाब से प्रोवाइड फॉर द ड्यूटीज ऑफ टीचर। कौन से बेटा, ड्यूटीज ऑफ टीचर एंड रिजर्सल ऑफ ग्रेवियंस। क्या बोल रहा है कि शिक्षकों के कर्तव्यों और शिकायतों के निवारण का जो प्रावधान है वो कौन से एक्ट में है। बताओ कौन से में बेटा, तो वो है आपका 24वें में, ठीक है ना। कौन से में, 24 में आपका है, ठीक है ना। चलो
अगला सवाल क्या है बेटा आपका, सिंपल सा है, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से कौन से सेक्शन में प्रोवाइड मॉनिटरिंग ऑफ अ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन। क्या बोल रहा है कि बच्चे की शिक्षा के अधिकार की निगरानी का प्रावधान किस धारा में, बताओ कौन सी धारा है बेटा, तो वो है आपका आर्टिकल, मतलब जो धारा है आपका सेशन है कौन सा, 31 में। किसमें बेटा आपका, तो वो है आपका जो 31 आपका जो सेक्शन है उसमें आपका ये है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है बेटा आपका, तो सवाल है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेंज इज नोन एज अर्ली चाइल्डहुड। किसे हम बोल सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, किसे हम बोल सकते हैं बताओ, तो वो हम बोल सकते हैं 2 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए। किसके लिए बोलेंगे हम, तो वो बोलेंगे हम जो 2 से लेकर 6 साल का जो बच्चा होगा उससे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि ये आपका अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आपका ये बच्चा है, ठीक है ना। चलो आज का आखिरी सवाल वो क्या है, देखो कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। किसने निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक नहीं है, नहीं पूछा गया बेटा आपसे। देखो आइजैक है, ठीक है ना, अल्बर्ट है, कैटलर आपके हैं, लेकिन जो आपके प्रिचर्ड आपके हैं वो आपके नहीं है, ठीक है ना। कौन बेटा आपके, जो प्रिचर्ड आपके हैं वो आपके पर्सनैलिटी के जो थ्योरीज हैं आपकी पर्सनैलिटी की, वहां से मतलब आपके जो मतलब वो नहीं वहां से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी पीपीटीस आपको जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, आपको पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है ना। शॉर्ट्स और रील्स जो होंगे वो कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। बाकी आप कर सकते हो फॉलो अगर आपका मन हो तो, है ना। बाकी सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा मुझे पता है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।